हे धर्म धुरंधरों, आप सभी को नमस्कार। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने एक विशेष प्रयास किया था संविधान की भाषा को समझने का, और आज सुबह से मैं एक किताब पढ़ रहा था, भारत माता कौन है। पर पता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, और बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिफाइन किया भारत माता कौन है। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आंसर सेशन में वो डिफाइन करते हैं कि भारत माता कौन है, एंड फाइनली वो इस चीज़ पर पहुंचते हैं कि भारत माता इस भारत में निवास करने वाले करोड़ों लोग हैं। एंड आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड कि, और नेहरू लिखते हैं कि बरसों की रिसर्च के बाद, कई असफलताओं के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। गजब का नेहरू का इतिहास है। ये बंद हो गया था या बंद कर दिया गया था? तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस तरह की खूबसूरत किताबें पढ़ा करें। किसी का कोई प्रश्न? पहले वहां से शुरू करें। देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। कोई सवाल हो तो भैया पहले पूछ लो, वरना फिर हम बहाना शुरू करेंगे तो बही जाएंगे। और जब जूम पर क्लासेस लेते हैं तो एक सुविधा आती है कि पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए, तो बड़ा खूबसूरत से बैकग्राउंड बन जाते हैं। बड़ा मज़ा आता है उसमें मुझे। गुड इवनिंग सूरज, आई गॉट यू मैसेज। सो शुरू करें बिना किसी और जो है प्रवचन के। मुझे ये लगा कि शायद कोई सवाल वगैरह हो तो आ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कल हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वह केंद्र राज्य संबंध पर कर रहे थे, और मैंने कहा कि लगभग पूरा संविधान हम दोहराने वाले हैं। और हम लोगों ने जो है इसके लिए कल जो है 2 घंटे का समय जो है केवल खर्च कर दिया था इस बात के ऊपर कि संविधान में समवर्ती सूची कैसे लिखी, लेकिन केवल समवर्ती सूची ही केंद्र राज्य संबंध को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करती है। केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है हम लोगों ने कल कुछ चर्चाएं की थी। पहली चर्चा ये की थी कि भारत का जो संघीय ढांचा है वो कनाडा के संघीय ढांचा से, बहुत ईमानदारी से बात याद रखिएगा कि संघीय ढांचा कनाडा का संघीय ढांचा है। जब राज्यपाल पर चर्चा कर रहे थे हम लोगों ने तब भी चर्चा की हुई थी। भारत अब कहीं पर भी जब संघीय ढांचा होता है, फेडरेशन होता है, राहुल गांधी ने जब एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को मैं इंक्लूड करते हुए चलता हूं, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब उन्होंने कहा तो सिद्धांत वर्मा साहब जो हैं एक IAS हैं, पक्का वो जो है नकल वकल मार के पास हुए होंगे, पर्चा वर्चा देख करके पास हुए होंगे। और अफसोस होता है कि ऐसे लोग IAS अधिकारी हो जाते हैं। 2 प्रश्न उसमें है। एक प्रश्न गवर्नेंस का है, पहले मैं उसको ले लेता हूं कि सिद्धांत वर्मा एक ब्यूरोक्रेट हैं। एक ब्यूरोक्रेट क्या प्रधानमंत्री के दिए गए किसी वक्तव्य को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा सार्वजनिक मंच से? नहीं करेगा। तो उसी तरह से क्या लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे को जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए उसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सिद्धांत वर्मा अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। पर नाम सिद्धांत वर्मा का लिख करके ले लीजिए, इनको जल्दी ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी राजनीतिक शोषेबाजी की वजह से। पर हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो IAS अधिकारी है या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं
उनको राजनीतिक तौर पर निष्पक्ष रहना चाहिए और राजनीतिक बयानबाजियों से बचना चाहिए। सिद्धांत वर्मा ने पहली गलती वो की। द प्रिंट वेबसाइट को मैं पढ़ रहा था, वो भी दक्षिणपंथी ही पूरी तरह से है, द प्रिंट, और उसने सिद्धांत वर्मा को सही साबित करने की पुरजोर कोशिश की। अपने लेख में द प्रिंट लिखता है कि सिद्धांत वर्मा ने यह कोट किया है कि नेशन शब्द का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ही किया गया है, और आई ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रियम्बल में इसका उद्देश्य कहां पर किया गया है। आप लोग क्या प्रियम्बल खोल करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें नेशन शब्द का इस्तेमाल कहां किया गया है? जरा खोजिए प्रियम्बल को, तो ट्राई टू फाइंड आउट इट। परवेज, बेयर एक्ट खोलो, और ये लिखते हैं, आप लोग भी पढ़ते जाइएगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द का जो प्रयोग है वो कब किया गया है? ये आकर के किया गया है 1976 में। अगर इस शब्द को हम मान लें कि इससे नेशन इंडिया बन जाता है, तो इसका मतलब कि ये भी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के पहले ये देश नेशन नहीं हुआ करता था। सिद्धांत वर्मा की बात को अगर मान लें, और इन्होंने इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात कही, तो जब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शब्द होता है तो इसके पहले यह भी एक्सेप्ट किया जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूर रहा होगा। मिला आप लोगों को? और अगर डाइवर्सिफिकेशन है तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो डाइवर्सिफिकेशन है। और अगर ये सही है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के साथ नेशन शब्द को दिया गया है, तो उसी तरह से पहले ही चैप्टर में इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में एक बार नेशन शब्द का प्रयोग आया है, ये गिन के रखिएगा, जल्दी ही किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। ठीक है ना? क्या आप में से कोई कल मुझे गिन करके ये बता सकता है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? Is someone going to take this challenge? None. तो उन्होंने जो है दूसरी गलती यही की थी कि पहला तो उन्होंने नेशन को जिस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की सिद्धांत वर्मा ने, वो बड़ा हास्यास्पद रहा। नंबर 2 की चीज की, अगर नेशन शब्द है तो यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, तो आप उससे क्यों डर रहे हैं? तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज यूनियन। अब सिद्धांत वर्मा पूरी तरह से जो है गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर, क्योंकि संविधान वह नहीं है जो स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, बल्कि किसी भी कानून को जब लिखा जाता है तो वह अपने उद्देश्य, ऐतिहासिकता और प्रयोजनीयता के दृष्टिकोण से ही कहा जाता है। ये नकाब हटाने के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा है, लिफ्टिंग द व्हील। और अगर वो सिद्धांत सही है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एक फेडरेशन है। अगर सिद्धांत वर्मा के हिसाब से हम पूरी तरह से यूनियन या नेशन होते तो संविधान में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन न किया गया होता। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी की जो संविधान की समझ है वो सिद्धांत वर्मा से कहीं बेहतर है। वो फेडरेशन है। अगर यूनिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती तो कहीं पर भी भारत को शक्तियों के विभाजन की बात नहीं की जाती। हम लोग जब संविधान की विशिष्टताओं को समझने की कोशिश करते हैं तो संविधान की विशिष्टताओं में हम एकात्मकता और परिसंघात्मकता, यूनिटेरियन और फेडरेशन दोनों फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जब फेडरल फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि इसकी एक विशिष्टता होती है कि संविधान के अंतर्गत ही संघ और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है।
परंतु ये भी सही है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ की तरफ गई हैं, तो झुकाव जो है वो यूनिटेरियन मॉडल की तरफ बढ़ जाता है। अब केंद्र और राज्य के अगर संबंधों को पढ़ा जाए तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो 3 आधारों पर निर्भर करते हैं। वह है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, जो भारतीय संविधान के भाग 11 और भाग 12 में दिए हैं। अगर आप बेयर एक्ट खोलेंगे तो बेयर एक्ट में भाग 11 है आपको मिलेगा, और भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के, ये देखिए अध्याय 1, तो अध्याय 1 में विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, विधायी संबंध दिया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, और ये 245 से लेकर के 255 तक के बीच में दिया गया है बेयर एक्ट में। शालिनी गॉट इट? और फिर प्रशासनिक संबंध देखिए तो अध्याय 2 में दिया गया है, और अध्याय 2 में 256 से लेकर के आप 261 के बीच में पा सकते हैं, लेकिन 262 और 263 का संबंध भी प्रशासनिक संबंधों से है। तो ये 256 से लेकर के 263 तक है। क्लियर है? फिर जब आप भाग 12 में आते हैं तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इसमें अध्याय 1 में वित्त के बारे में बात की गई है, और इसमें 264 से लेकर के अगर आप देखेंगे खास तौर से 268 से अगर आप उठाइए तो 268 से लेकर के आप चले आइए तो धीरे 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 ये प्रकीर्ण संबंध 291, उधार लेना 292, 293 तक, तो अगर ये इसको कहिए तो 264 के बजाय मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है कि अगर हम कहें कि 268 से 293, क्योंकि 263 से 264, 65, 66, 67 इसमें जो बातें कही गई हैं वह भारत की निधियों के बारे में बात की गई है, ना कि केंद्र और राज्य के संबंधों पर बात की गई है। स्पष्ट जो वितरण आता है वह 268 से शुरू होता है। तो भाग 11 और भाग 12 में संविधान में इसकी चर्चा की गई है। मिला आप लोगों को? एवरीवन गॉट इट? आज विशाल नहीं है ना? शायद बहुत देर तक वेट करते करते कुछ बच्चे जो है मायूस हो गए थे। आई गॉट मैसेज फ्रॉम किसी ने जो है मैसेज किया है कि सर क्लास शुरू हो गई क्या, मतलब नंबर है, तो मैं मान करके चलता हूं, पर आज देरी की वजह मैं नहीं रहा हूं। ठीक है, अब आइए जरा इस चीज को भाग 11 और भाग 12 में है। अगर विधायी संबंधों के बारे में बात करें तो विधायी संबंधों की शुरुआत कहां से होती है? विधायी संबंधों की जो शुरुआत है वह ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। शायद मुझे यहाँ पर ही बढ़ा देना चाहिए कि भाग 11 अध्याय 1। कुछ ज्यादा ही क्लियरिटी आ जाएगी इस मामले में। अब तो भाग 11 और अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक के बीच में चर्चा की गई है। 245 और 246 केंद्र और राज्यों के मध्य। अब इसका डिवीजन कैसे पढ़ेंगे? 245 और 246 क्या करते हैं कि केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो 245 और 246 फटाक से निकालिए, देखिए क्या लिखते हैं। मैं आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी सिखा दूं।
245 में ये कहते हैं कि संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यानी कि संसद अगर कानून बनाएगा तो कहां तक उसका प्रभाव रहेगा, और राज्य विधानमंडल अगर कानून बनाएगा तो कहां तक विस्तार रहेगा। और 246 में कहते हैं कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, यानी कि किन किन विषयों पर यह कानून बना सकते हैं। ठीक है। 248 में यह कहते हैं कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां, यानी कि जो अवशिष्ट विषय हैं जिनको कि किसी भी जगह शामिल नहीं किया गया है, वो कहां पर होंगे। 249 से 53 के अंतर्गत ये कहते हैं कि कई अलग अलग परिस्थितियों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधायी अधिकार प्रदान किया गया। तो इन सब को डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब आइए जरा विधायी शक्तियों के विभाजन को पढ़ते हैं। अगर विधायी शक्तियों का विभाजन कहें तो ये दो तरीके से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला ये है कि अनुच्छेद 200, अब विधायी शक्तियां जो हैं कुल, ये विधायी शक्तियां जो हैं इनका डिवीजन कैसे है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बोल्ड बना दूं। अच्छा, बारात गया है, जब तुम नहीं थे तब वो भी कहता था कि तुम बारात में गए हो, वो नहीं है तो तुम का बंटवारा किए हो क्या, तुम लोग अलग अलग बारात करने का है, दोनों मिलकर के बारात बारात खेल रहे हैं। हाँ, तुम्हारी तो हो गई है, तो तुम्हारे तो किसी मतलब की है नहीं। हाँ, आपने मुझे जो है इनविटेशन कार्ड भी भेजा हुआ था सूरज, बट संभव नहीं हो सकता था। कोचिंग वाले छुट्टी देने को तैयार ही नहीं होते हैं। पर मेरा शुभाशीष जो है वो हमेशा से मौजूद रहता है, हमेशा सबके। भारत राज्य क्षेत्र में अब जो विधायी शक्तियां हैं इनको दो आधारों पर हमने बांट दिया। पहला हमने किस आधार पर बांटा, जो हमने बांटा वो बांटा कि राज्य क्षेत्र के आधार, मतलब कि कितना दूर तक वो प्रभावी होगा। और दूसरा किस आधार पर हमने बांटा, दूसरा हमने इस आधार पर बांटा कि किन विषयों पर बना सकते हैं। ये 246 में अभी हम लोगों ने इसको देखा था। अब आइए इसमें से राज्य क्षेत्र के आधार पर जो शक्तियों का विभाजन है पहले उसको देख लिया जाए। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के विभाजन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। राज्य क्षेत्र के आधार पर अगर शक्तियों के विभाजन को समझे, ये बहुत टिपिकल चैप्टर है और इसको बड़े आराम से इसीलिए कलरफुल वगैरह बना रहा हूँ, आप ही लोगों को देना है इसीलिए बना रहा हूँ कि संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन राज्य क्षेत्र के आधार पर करता है। इसमें बताया गया है कि जब संसद कानून बनाएगा तो वह पूरे भारत पर लागू होगा, या संसद ऐसा भी कानून बना सकता है कि जो पूरे भारत पर लागू ना होकर के केवल उसके एक क्षेत्र पर लागू होगा। जबकि राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएगा केवल उस राज्य के दायरे के लिए होगा या फिर उसके किसी एक निश्चित भाग के लिए हो सकता है। तो ये दोनों बातें सामान्य बुद्धि समझ रही हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब कहते हैं कि भारतीय राज्य क्षेत्र का ऐसा कोई भाग जो किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी कि यूनियन टेरिटरी कोई हो,
केंद्र शासित प्रदेश कोई हो, या फिर केंद्र शासित प्रदेश की जगह अगर हम कहें कि कोई अधिग्रहित क्षेत्र भी हो तो वहां पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी, चाहे विषय कोई भी हो, कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 246(4) में अवशिष्ट विषयों के संबंध में शक्ति बनाने की विधि बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। 245(2) में कहा गया है, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ना, कि अगर संसद कोई कानून बनाए तो उसको इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि उसका राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन हुआ है। राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन कहे जाने का मतलब क्या है? कि मान लीजिए, एक मिनट सूरज, यह जो है आपका देश है, यह जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, और कानून बना, और कानून जो है वह देश के बाहर के किसी क्षेत्र पर एप्लीकेबल होना हो। क्षेत्रातीत शब्द है, क्या शब्द है? क्षेत्रातीत। क्षेत्रातीत शब्द का मतलब क्या होगा? क्षेत्र धन अतीत, तो मतलब अतीत का मतलब यहां पर पार, यानी कि जितना आपका क्षेत्र है उसके बाहर भी अगर भारत सरकार कोई कानून बनाए और वह भारत देश के बाहर लागू होने के मकसद से बनाया गया होगा तो भी वह मान्य होगा। जैसे कि आप पासपोर्ट धारक हैं, भारत के भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आप विदेश में हैं और ऐसे समय में भारत सरकार पासपोर्ट धारकों के लिए कोई कानून बनाती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप विदेश में रहते हैं इसलिए यह कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा, वह राज्य क्षेत्रातीत भी जाकर के लागू होगा। एक और, इसी तरह से भारत ने जब CAA कानून बनाया तो यह CAA कानून भी भारत के बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर लागू हो रहा था। तो उनके देश में जो अल्पसंख्यक हैं, हम उनके लिए कानून बना रहे थे। तो ये भी एक तरह से क्षेत्रातीत परिवर्तन था जो मान्य होगा। क्षेत्रातीत का मतलब समझ में आया? येलो पॉइंट क्लियर है? बहुत सावधानी से समझिएगा, बहुत सारे नए नए पॉइंट्स उसमें आएंगे। इसी प्रकार अगर संसद द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले भारतीयों पर लागू होती है, परंतु राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि राज्य विधानमंडल अगर कानून बनाएगा तो उन्हीं के यहां लागू होगा, उस दायरे के बाहर जाकर के वह कभी भी लागू नहीं हो सकता है। लेकिन राज्य विधानमंडल का, अब इसका मतलब क्या है कि साहब संसद कानून बनाएगा तो संसद का बनाया हुआ कानून संसद के बाहर जाकर के लागू हो सकता है, सॉरी देश के बाहर, लेकिन राज्य विधानमंडल का बनाया हुआ कानून वह राज्य के क्षेत्र के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन यहीं पर साहब एक बड़ी नमकीन सी बात है कि क्षेत्र सामीप्य का सिद्धांत इस बात का अपवाद है। यानी कि क्षेत्र सामीप्य की स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भी अपनी चौहद्दी के बाहर जाकर के मान्य होगा। यह क्लियर है?
अफसाना, ओके दैट्स गुड। वेयर इज सूरज? जी सूरज साहब। तो परिवर्तन नहीं सर, प्रवर्तन है। प्रवर्तन शब्द है। जी सर, हाँ, इम्प्लीकेशन। प्रवर्तन शब्द होगा, ना कि परिवर्तन होगा। प्रवर्तन का मतलब लागू होना होता है। दैट्स गुड, थैंक यू सूरज। प्रवर्तन का मतलब लागू होना है। तो यहां तक की बात क्लियर रही, एक एक पॉइंट सारे। तो अब आइए जरा क्षेत्र सामीप्य का सिद्धांत समझा जाए। क्षेत्र सामीप्य का जो सिद्धांत है उसे क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाए और वह उस पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है, और वो तभी लागू होगा जब उस राज्य के बाहर जिस क्षेत्र में या जिस चीज पर वह लागू हो रहा हो उसका उस कानून से कोई वास्तविक संबंध स्थापित होता हो। अब जैसे कि झारखंड से एक बंदा कड़कनाथ मुर्गा चुरा करके बिहार भाग गया हो, और जो कांस्टेबल साहिबा हैं वो कड़कनाथ मुर्गा के चक्कर में झारखंड बिहार की सीमा लांघ जाए। हम मुर्गा चुराने वाले गुर्गा को पकड़ लें तो क्या ये कहा जा सकता है कि झारखंड के कानून के तहत उस गुर्गे को नहीं पकड़ सकते जिसने कि मुर्गे को चुराया है? कांस्टेबल साहिबा, हमारे बीच में पुलिस साहिबा है, अनम्यूट। क्या होगा ऐसी स्थिति में? पकड़ सकते हैं सर, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए उस राज्य का जिस राज्य में वो जाके। डिफरेंट थिंग, परमिशन डिफरेंट थिंग है, लेकिन परमिशन होने के बावजूद भी वह कानून कौन सा लागू हो रहा है पकड़ने कानून का? तो यही है, झारखंड वाला ना, झारखंड के कानून के हिसाब से तो पकड़ने जा रही ना जी। तो राज्य विधानमंडल, झारखंड राज्य विधानमंडल का कानून कहां पर अप्लाई हो रहा है? लेकिन अगर उसने जो है बिहार में जाकर के मुर्गा बना के खा लिया, हड्डी वड्डी फेंक दिया, और तब सिपाही जी पहुंचे, तब तो बहुत मारेंगे उसको। अब की मुआवजा लेंगे सर, मुआवजा लेंगे उससे पूरा मुर्गे का। मार तो खा गए। तो मार किस कानून के तहत खाएगा? पुलिस को मारने का अधिकार किस कानून के तहत है? नहीं, ध्यान नहीं है सर। पुलिस किसी को नहीं मार सकती जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं हिंसक मारती है। तो इसके पीछे वजह क्या है कि पुलिस वाले आशीष सर की क्लास में पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे। आपके रूल बुक जब आप लोग को पढ़ाया गया बैच में, तो कहीं पर भी यह बताया गया कि पुलिस मार सकती है।
पनिशमेंट के तौर पे थोड़ा बहुत, जब तक जैसे अगर कोई ऐसा अपराधी है जो बोल नहीं रहा है, जिससे हमको कुछ उगलवाना है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सजा दिया जा सकता है। ना, इस रूल बुक में पूरे सारे तुम्हारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट नपेगा। ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो तुम। सर हम लोग का डिपार्टमेंट पूरा अगर बुक से चले तो डिपार्टमेंट चलेगा ही नहीं, कुछ अपना तरीका अपनाना पड़ता है। डिपार्टमेंट जब बुक के बाहर जाता है तभी सारी दिक्कतें आती हैं। नहीं सर, थोड़ा बहुत छोटा मोटा केस जो है वो अपने हिसाब से निपटाना पड़ता है, उसके लिए बुक काम नहीं आता। एक मूवी बनी है देव, बहुत खूबसूरत सी मूवी है, कभी फुर्सत हो तो देखना, ऑनलाइन मिल जाएगी। मूवी का नाम है देव, है ना? देखेंगे सर। हाँ, ये अमिताभ बच्चन और ओमपुरी की गजब की टक्कर अमिताभ बच्चन और ओमपुरी के बीच में है, और दोनों पुलिस वाले हैं। गुजरात दंगों पर आधारित मूवी है ये, और किस तरह से अमिताभ बच्चन जो है रूल बुक के हिसाब से काम करते हैं यही उसमें दिखाया गया है। अनुच्छेद रूल 20 बुक काम करता है सर, जब जैसे सजा देना हो, बड़ा सजा हो गया, जैसे हम लोग कोर्ट में उसको पेश करना होता है तो रूल बुक चाहिए। छोटा मोटा होता है, कुछ चोर ऐसे होते हैं या कुछ बहुत सारे बदमाश होते हैं जिसको हम लोग केस फायर नहीं करना चाहते, या फिर उनको सजा देना मुनासिब नहीं लगता ज्यादा, जेल में या फिर हवालात में कहीं भी, तो उनको बस थोड़ा बहुत टॉर्चर करके, टॉर्चर मतलब थोड़ा बहुत मार पीट करके, उनको धमका करके सीधा रास्ते पे लाया जाता है, वो आ भी जाता है, दोबारा करता भी नहीं है। तो ये सब वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अफसाना, ये वस्तुतः होना चाहिए। ये जो आप बोल रहे हो एक्चुअली में कानून वह नहीं है, रूल बुक वह नहीं है कि जो शब्दों में लिखा है, रूल बुक वह है जो उसके उद्देश्य में छिपा हुआ है। अब पता चला कि कोई गरीब जो है भूख से पीड़ित है और उसने जो है पाव रोटी चुरा ली। पाव रोटी समझते हो आप लोग? पाव रोटी चुरा ली, और पाव रोटी चुराने के बाद आप उसको जो है जेल में डाल दीजिए। जिसके पास भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं है वह वकील का फीस देकर के मुकदमा नहीं लड़ सकता। और हमारे देश में जिस तरह से लंबी न्यायिक प्रक्रिया है, तो पता चला कि अगर उसको 6 महीने या 3 महीने की सज़ा होनी है तो 6 साल से जो है, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 महीने या साल भर की सज़ा के लिए जो है अपने मुकदमे के इंतज़ार में 6-6 साल 7-7 साल से जेल में बैठे हुए हैं। मैं वस्तुतः उन लोगों की जो है एक लिस्ट बना रहा हूँ जो अपने ज़िले में हो और उनका मुकदमा लड़ना चाहता हूँ। ये मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो जी सर, वो बिना मतलब में जेल में सड़ रहा है व्यक्ति, और जो अनुच्छेद 20 का प्रयोजन है कि नो डबल जियोपार्डी, कोई दोहरी क्षति नहीं, तो वो उसका उल्लंघन करता है। एक मिनट आप लोग वेट करिएगा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो थोड़ा बहुत शोर और होता है मेरे बैकग्राउंड में, वो आप लोगों को सुनाई देता है? नहीं ना? क्या बोलो सूरज? बहुत ही कम, पता भी नहीं चलता। अच्छा, अब पर मुझे पूरा पता चलता तो मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार, है ना? तो मुझे लगता है कि जल्दी से पहले उस आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जाए। वो वर्क फ्रॉम होम की जो दिक्कतें हैं वो बनी रहती हैं। तो ये जो अफसाना बोल रही थी, आई रियली अप्रिशिएट, और पुलिस डिपार्टमेंट अगर ऐसा करती है तो गलत नहीं है, पर ये नाखून वाखून उखाड़ करके
नहीं, और उतना किसी नहीं होता है पर सर। लिटा करके बेलन चलवाना है। नहीं सर, उतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत बस मतलब इतना होता है कि शारीरिक क्षति नहीं होता है। अरे बेटा, वरना पैसे कितने लेते हैं मामले को दबाने के लिए? क्या क्या आप लोग नहीं करते हो। वैसे अफसाना, जो हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर हुआ था उस पर तुम्हारा क्या है ओपिनियन? सर, उसके बारे में ज्यादा पता तो पता ही नहीं है। हैदराबाद का अलग डिपार्टमेंट, मतलब वो क्या बोले, क्षेत्र ही अलग हो जा रहा है झारखंड से, तो इतना अरे तो राष्ट्रीय न्यूज है, तुम्हें पढ़ना चाहिए उसके बारे में। ऐसे ही फुर्सत नहीं मिल रहा है सर। एक बार देखेंगे। चलिए, ये भी बढ़िया है। तो क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत, इस सिद्धांत का सामान्य अर्थ यह है कि यदि किसी राज्य का विधानमंडल कोई विधि बना रहा है तो वह उसे पूरे राज्य, क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए लागू होगा। परंतु इसका अपवाद यह है कि किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि किसी अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में लागू हो सकती है यदि उस विधि को बनाने वाले राज्य तथा विधि की विषय वस्तु में कोई वास्तविक संबंध स्थापित होता हो तो। ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट इस पर? जो लोग ऑफ वीडियो मोड में हैं उनसे भी जो है गुजारिश है कि इसको बताएं। अब अगला है कि 245 में तो हमने जो है शक्तियों का विभाजन देखा। अब 246 में हम इस बात को देख लें कि शक्तियों का विभाजन जो है वह विषयों के आधार पर कैसे होगा। यानी कि यहाँ पर हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे कि जो शक्तियों का विभाजन है वह किन विषयों पर जो है संघ कानून बनाएगा और किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। बहुत सामान्य सी बात है कि संघीय सूची पर संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची पर अगर दोनों एक साथ कानून बना दे तो क्या होगा, संघ का माना जाएगा कि राज्य का माना जाएगा। तो इंसाफ बड़ा क्लियर है, बाप बाप होता है, बात उसी की मानी जाएगी। बहुत सिंपल सा पूरा विषय है। तो देश में स्थानीय और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार इस शक्ति का विभाजन भिन्न भिन्न हो सकता है। अमेरिका के संविधान में मात्र केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और अपशिष्ट शक्तियां जो हैं वह राज्यों को प्रदान की गई हैं। अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई अमेरिका के संविधान में। लेकिन कनाडा के संविधान में संघ और राज्य दोनों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को ही समवर्ती सूची पर कानून बनाने की जो है ताकत दी गई है एक साथ, जबकि संघ और राज्य सूचियों पर दोनों को अलग अलग ताकत दी गई है। अनुच्छेद 248 के अनुसार समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। यह अनुच्छेद 248 कुछ गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पर। 248 अवशिष्ट शक्तियों पर होगा ना? यस, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसको कहेंगे हम? अवशिष्ट शक्तियां उनको कहते हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। एक्चुअली में कोई अवशिष्ट सूची होती नहीं है, तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया जाना चाहिए कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है ना। अब आइए जरा संघीय सूची के बारे में पढ़ा जाए। संघीय सूची के बारे में अगर बात कहा जाए तो मूल संविधान में 97 विषय थे, राष्ट्रीय महत्व के हैं, परंतु वर्तमान में गणना की दृष्टि से इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची को ले लिया जाए, कल हम लोगों ने इसका जिक्र किया था, ठीक है।
राज्य सूची के बारे में कहें तो स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषय हैं 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 ही बचेंगे। समवर्ती सूची में अगर बात करें हम, तो समवर्ती सूची में जो है कुल कितने विषय हो जाएंगे? समवर्ती सूची में जो है राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही महत्व के विषय हैं। मूल संविधान में 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची के जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, आइए जरा एक नज़र उन पर भी फटाफट डाल लें। कल आप लोगों ने देखा था, लेकिन जो याद रखे जाने चाहिए उनकी चर्चा जरा हम लोग कर लें एक बार। संघ सूची में प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले हैं, नागरिकता है, संचार है, परमाणु ऊर्जा है, युद्ध और शांति है, खनिज है, समुद्री और हवाई मार्ग हैं, बंदरगाह है, बैंक है, विदेश व्यापार है, जनगणना है, मुद्रा है, विदेशी ऋण है, रिजर्व बैंक है, बीमा है, प्रत्यार्पण है, शेयर बाजार है, रेलवे है, डाक व तार अब नहीं है, आयकर, कृषि से भिन्न जो आय हैं वो हैं सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर, लॉटरी आदि, ये इसके विषय हैं। जबकि राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषयों पर अगर आप जाइए तो राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषयों में आपको कौन कौन से विषय देखने चाहिए, कल आप लोगों ने इन पर जो है अच्छे से देखा था। लोग इनमें अगर आप आइए तो लोक व्यवस्था, कारागार यानी कि जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, पुलिस, रेल और ग्राम पुलिस सहित सट्टा और जुआ, पशुपालन, सिंचाई, गैस, बाजार और मेला, विद्युत कर, बिजली कर यानी कि कृषि संबंधित विषय, विलासिता पर कर, शराब, भू राजस्व, पथकर, मनोरंजन कर आदि इसमें आते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? कुछ चौंकाने वाले विषय आपको मिल सकते हैं इसमें। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा विधि, वन, विवाह और विवाह विच्छेद यानी तलाक, कारखाने, न्याय प्रशासन, स्वच्छता को हमेशा याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है समवर्ती सूची का विषय है। औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, कीमत नियंत्रण, वन्य जीवों का संरक्षण, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, वन्य जीवों का संरक्षण, जन्म मरण पंजीकरण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं आदि। जनसंख्या नियंत्रण पहले राज्य में था, बाद में समवर्ती सूची में आया है। कल इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये जो है सारे विषय हैं। अब जरा देखते हैं कि तमाम जो न्यायालय के निर्णय हैं वो न्यायालय के निर्णय जो है इन विषयों पर कैसे काम किए हैं। ठीक है, तो अगर विरोध के, हालांकि कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन आप लोगों के लिए यही दो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी कई हैं। हम लोग यहाँ पर अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत और पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। अगर अधिकृत क्षेत्र के सिद्धांत पर हम लोग बात करें तो कैसे, क्या मतलब है? संसद जो है, जब विवाद होता है कि राज्य विधानमंडल और संसद का कानून टकरा जाता है तो निर्णय कैसे लिया जाता है, इस मुद्दे पर बात करनी है। तो कहते हैं कि अगर संसद और राज्य की विधियों में कोई विरोध नहीं है, लेकिन संसद के विधि निर्माण के पीछे यह आशय है कि उस विषय से संबंधित संपूर्ण क्षेत्र उसी के अधीन रहना चाहिए, तो बिना वास्तविक विरोध के भी राज्य की विधि शून्य होगी। अगर संसद ने यह कह दिया कि उसी का कानून प्रभावी रहना है, ये विशेषकर समवर्ती सूची के लिए है, तो राज्य का कानून भले ही संसद से टकराए या न टकराए लेकिन शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि अलग अलग कर दिया जाना चाहिए, जो अनुच्छेद 13 में आपने पढ़ा है कि यानी कि ये कहते हैं कि यदि दोनों विधियों में कोई वास्तविक विरोध ना हो, कोई वास्तविक विरोध है तो जिस सीमा तक विरोध है उतने हिस्से को ही काट करके अलग किया जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद 13 में आपने पढ़ा है। ठीक वही है, तो विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है ना। तो पृथक्करण का सिद्धांत, ये दोनों अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत आप लोग की समझ में आए?
फार्म बिल्स में अधिकृत क्षेत्र का सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था सर। क्या क्या है? ये फार्म बिल्स में जो तीनों कृषि नहीं कानून फार्म्स थे। बिल को हमने समझने में गड़बड़ी की थी। फार्म्स बिल में जो है वह कृषि व्यापार का मुद्दा था, और यस सर, कृषि उसमें व्यापार लिखा कहाँ हुआ था। पर है? राज्य सूची का विषय बहुत हरियाणा। हैं? राज्य सूची का विषय था। कृषि व्यापार यस सर। जरा एक बार निकाल के देख लीजिए फटाफट, हो सकता है मैं ही गड़बड़ हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एक बार ढूंढ लेना चाहिए, सभी लोग ढूंढ लीजिए। सीधे सीधे राज्य सूची में ढूंढ लीजिएगा। किसी को मिला? कृषि व्यापार अलग से नहीं दिया हुआ है, नहीं सर, कृषि व्यापार अलग से नहीं दिया हुआ। लेकिन व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार दिया हुआ है। जी सर। किसमें है? वो और जो मंडियां बनी वह मंडियां जो हैं वह अवशिष्ट विषयों के अधीन थी, तो यह व्यापार था जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार उनको था। कृषि भूमि से संबंधित कोई कानून इन्होंने नहीं बनाया था, बल्कि यह कानून किससे था? कृषि व्यापार से संबंधित, खाद्य पदार्थों का व्यापार है।
सर बाजार और मेले तो राज्य सूची में आते हैं बाजार और मेले हैं, जी सर। कृषि मंडियां बाजार नहीं थी। बाजार तब बोलते हैं जहां पर कि कहीं एक जगह जो है इकट्ठा उन लोगों के जो है खरीद फरोख्त चलती है, लेकिन मंडियों में मंडियां बाजार नहीं, क्योंकि बाजार में आम आदमी जाता और खरीद फरोख्त करता है। दो प्रावधान जैसे राज्य सूची का 15 और 21 ये रा- दोनों कृषि से संबंधित है सर। राज्य सूची का 15 और 21 21। एक मिनट बेटा, चलो ये मेहनत करनी अच्छी चीज है। आज भाई नवी में चले गए। पशुधन का परिरक्षण, तो 15 में पशुधन है, तो ये 15 तो बात करने वाला विषय ही नहीं है। व्यवसाय भी, पशुधन का व्यवसाय भी है सर। व्यवसाय कृषि और के पशुधन अंतर्गत अलग है, पशुओं का बेचना और फसल का कृषि के बेचना अलग अलग बात है ना। कृषि में ही आता है सर ये। पशुधन कृषि में नहीं आता है। कृषि आता में है वो सर। चीजें आती हैं जिन्हें उपजाई जाती हैं, पशुओं उपजाते हैं क्या यार? गाय बकरी जब आप बेचते हैं तो वो कृषि है। उसको कृषि में ही रखते हैं सर। जबरदस्ती की बात है अब ये। और 21 मात्स्यिकी है, वो भी कृषि नहीं है। अच्छा, तुम्हारी गलती कहाँ है मैं बता रहा हूँ। हो आई गॉट योर माइंड। तुम अर्थव्यवस्था में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें घुस गए हो, कि वहां पर प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मात्स्यिकी और जो है पशुचारण वगैरह सब आ जाता है ना। तुम वहां से कोरिलेट कर गए क्या? अभी क्लियर है ना? बट बढ़िया सूरज, इस तरह के सवाल सोचना बढ़िया है। आई रियली लव इट। यही तो हम लोगों को बढ़िया बनाते हैं। क्या वीडियो पॉज्ड है? वीडियो नहीं पॉज्ड है? आवाज आ रही है? अच्छा, यस सर, अफसाना यस का सर। वीडियो, सूरज का वीडियो पॉज्ड है। अभी थोड़ा शालिनी, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। शालिनी का भी पॉज्ड है। नहीं, शालिनी का पॉज होता है कि नहीं ये समझ में नहीं आता। वो एकदम स्ट्रेट एक ही में बिना मुंडी हिलाए बैठी रहती है, वो घंटों बैठ सकती है। तो मैं कई बार बहुत गौर से देखता हूं कि वो पॉज्ड है या नहीं है। वो ऐसे बैठी रहेगी, लगेगा कि वीडियो पॉज हो गया है। फिर उसके जो है थोड़े बहुत बाल बाल उड़ेंगे, तब पता चलेगा कि नहीं जिंदा है ये। तो एक गाना बना था कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो वहां से जो है शालिनी के ऊपर गाना बनाया जा सकता है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, पता चले कि वीडियो पॉज नहीं है। हैं शालिनी? अच्छा, अब एक चीज और है कि अनुच्छेद 246 ये तो कह देता है कि संघ के विषयों पर संघ कानून बनाएगा और राज्य के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन हमारा देश जो है वह पूरी तरह से परिसंघ नहीं है, फेडरेशन नहीं है, बल्कि फेडरेशन की जगह हमारा देश जो है वह फेडरेशन होते हुए भी यूनिटेरियन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। फेडरेशन पर जाने की कोशिश किधर है? यूनिटेरियन में, एकात्मकता में। तो इसके कई सारे लक्षण हैं, और एक लक्षण यह है कि राज्य सूची के विषय पर
संसद क्या कानून बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ साहब, और एक नहीं कई बार बना सकता है। कई जगहों पर इसका उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 249 बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब राष्ट्रीय हित में, यह पहले सवाल बहुत पूछा जाता था कि राष्ट्रीय संसद जो है कब कानून बना सकती है, तो सीधा से कहते थे 249 में। लेकिन 249 कहता है कि राष्ट्रीय हित में ही, 249 की भाषा जब कभी भी आएगी तो आप कहाँ जाएंगे? राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में। ठीक है ना? राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट में। 249 जरा निकालिएगा। तो एक बार फिर से देखिए तो नेशन शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हित कहने का मतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्य सभा, ये कब होगा? राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अब इसमें कई बार गड़बड़ी होती है, बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं, बड़े बड़े राइटर जिनकी किताबें मार्केट में खूब बिकती हैं पॉलिटी के नाम पर, मैं उनकी भी बात बता रहा हूँ, उन्होंने भी क्या गड़बड़ी किया। उन्होंने ये समझा कि जब अनुच्छेद 249 के बारे में बात कर रहे हैं तो 249 क्या है? राज्य सूची पर कानून बनाना है। तो राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है? सामान्यतः राज्य विधान मंडल। कौन कानून बनाएगा? राज्य विधान मंडल। लेकिन एक और होता है कि राष्ट्रीय हित में, यानी कि एक विशेष परिस्थिति में संसद कानून बना सकता है। लेकिन संसद जब बनाती है तो इसके लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है। क्या है? एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले नंबर पर क्या होता है कि राज्यसभा, जो कि राज्यों के हितों का संरक्षक है, इसीलिए राज्यसभा को यहां विशेष जिम्मेदारी दी जाती है। तो जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो ज्यादातर लोगों को क्या लगता है? परवेज जैसे लोगों को लगता है अरे सर लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। पूछे भैया परवेज क्यों ज्यादा ताकतवर है? तो परवेज बोले कि लोकसभा में ही जो है धन विधेयक आ सकता है, लोकसभा में ही विश्वास प्रस्ताव आ सकता है, लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, लोकसभा में ही काम रोको प्रस्ताव आ सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ लोकसभा में हो सकती हैं और लोकसभा का अध्यक्ष ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है और संयुक्त बैठक में भी वही होगा जो लोकसभा अध्यक्ष चाह ले। ठीक बात है ना? अगर इस बात को हमने मान लिया तो क्या होगा?
इस बात को मान लिया तो लोकसभा ताकतवर लगती है, लेकिन कई ऐसे बिंदु हैं जहां राज्यसभा ज़्यादा ताकतवर है। और उनमें से एक है कि जब अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर कोई कानून बनाने की बात आती है तो उस विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित करने का काम केवल राज्यसभा कर सकती है या लोकसभा नहीं कर सकती। तो पहला क्या काम होगा कि राज्यसभा विशेष बहुमत के जरिए राज्य सूची के किसी विषय को राज्य सूची के किसी विषय को क्या बताएगी? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी। लेकिन लोग समझते हैं कि ये राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते ही कानून भी बन गया। नहीं, अभी इसने क्या किया कि राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया, अब दूसरे पर कानून का प्रस्ताव आएगा जिसे लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से अलग अलग पास करेंगे। आज परवेज जो है पूरी तरह से शालिनी की नकल करने बैठे हैं। बहुत देर से मुंडी स्ट्रेट रख करके ट्राई कर रहे हैं और ये जानबूझ करके कोशिश हो रही है। इतना मनोविज्ञान समझ में आता है कि कब आप कोशिश कर रहे हैं और कब कोई चीज नेचुरली हो रही है। मतलब सोचिए कि कितना फुर्सत में है ये कि बैठ करके जो है मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही कि सर वीडियो पॉज है। अरे परवेज बाबू, सर मैं वीडियो को पॉज करूंगा? अपना बंद करना हो तो डायरेक्ट ही बंद कर सकता है। नहीं नहीं, तुम एकदम चेहरा स्ट्रेट रख करके कि सर को लगे कि वीडियो पॉज है। जानबूझ के कोशिश कर रहे थे ना ये? नहीं सर। अरे बेटा, तुम मन में कुछ सोचो, मैं बता दूंगा कि क्या सोच रहे हो। सामने भी बैठने की जरूरत नहीं, यहीं से बता दूंगा। ट्राई करना चाहोगे? हैं? है? कैसे? ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता सकता हूँ कि नहीं, कि तुम मन में क्या सोच रहे हो? बोल दीजिए सर, क्या सोच रहा हूँ? मतलब मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हो? ऐसे ऐसे तो स्टूडेंट मिले कि टीचर का इम्तिहान लेते, बताओ। चलो, साधारण बहुमत से। अब तुम यही सोच रहे थे कि देखते हैं सर क्या बताते हैं। कानून का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों साधारण बहुमत से अलग अलग इसको पास करेंगे। डन? बोल दूंगा तो आप भी हंसोगे। बोलो। सूरज की शादी कब होगी? ये तो तुमने आर्टिफिशियली सोचा ना, ये तुम्हारे दिमाग में था। तुम्हारे मन में यही रहा होगा ना कि सर क्या बताते हैं। मन और दिमाग का अंतर होता है, तो तुम अपने मन को, सभी के मन में यही बात आएगा कि देखें सर क्या बताते हैं। अपने आप को समझो, सूरज की शादी कब होगी? तुम्हारी हो गई ना, तुम खुश हो ना, लेकिन वो जिंदगी में कुछ करके तब शादी करेगा। सर पहले जॉब थी इसीलिए करवा दी, अभी
जॉब ऐसे थोड़ी होती है, जॉब वो होती है जो अल्टीमेट जॉब कही जाती है, ऐसे थोड़ी है। वैसे तो उसकी भी जॉब है और वो गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी मर्जी से रेलवे चलती है, उसकी मर्जी से रेलवे रुक जाती है। छोटा मोटा बंदा समझते उसको, वो ना बोले तो उस ट्रैक से रेल गुजर नहीं सकती, इतनी ताकत है उसके अंदर। और उसका उद्देश्य शादी करना नहीं है, आईएएस बनना है। ठीक है ना? ये सब सीखो बात करने की कला। आगे बढ़ते हैं। तो कानून का प्रस्ताव यहां से हुआ, फिर तीसरे नंबर पर क्या हुआ? तीसरे नंबर पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, तो यानी कि एक बार राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो गया तो फिर संसद की सामान्य प्रक्रिया ही काम करेगी। ऑल डन? आ जाइए। तो राष्ट्रीय महत्व का संसद उस विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ऐसे कानून की उम्र क्या होती है? कानून की उम्र 1 साल के लिए होती है, लेकिन राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से इसे 1-1 वर्ष के लिए कई बार बढ़ा सकती है। तो पहला हो गया राष्ट्रीय हित में कानून बनाना। ठीक है। दूसरा, जब आपातकाल की उद्घोषणा हो, यानी कि अनुच्छेद 250 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, किंतु ऐसे कानून की उम्र आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर आपातकाल घोषित हो गया है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, और उसकी उम्र कितनी होगी? 6 माह की होगी। ठीक बात है ना? अगर आपातकाल में राज्य सूची के, सभी लोग जवाब जरूर दो, अगर आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर कोई कानून बना तो उसकी उम्र कितनी होगी? आपातकाल का समय और 6 माह का। आपातकाल का पूरा समय अवधि और फिर 6 माह। हाँ, कि जब आपातकाल हट जाएगा तब से लेकर के 6 माह। ठीक है ना? तो अगर आपातकाल 2 साल रहता तो 2 साल प्लस 6 माह, आपातकाल 3 साल रहता तो 3 साल प्लस 6 माह, आपातकाल 3 महीना रहता तो 3 महीना प्लस 6 माह। एक तीसरा और तरीका है जब राज्य सूची पर संसद का कानून बना सकती है, और वह है राज्यों की सहमति से, है ना? अनुच्छेद 252 के अनुसार अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडलों के साधारण बहुमत से यह संकल्प पारित कर दें कि हे संसद, आप हमारे राज्य सूची के विषयों पर कानून बना दीजिए, तो संसद फिर उनके लिए कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, लेकिन ऐसा कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जो राज्य, अफसाना मैंने अनम्यूट कर दिया है, जो राज्य इसके लिए। सब वीडियो पॉज हो गया, मेरे साइड से नहीं हुआ है, लेकिन को होस्ट जो है वो पॉज कर दिया, वो मैंने किया है। ओके तुम्हारा वीडियो शो नहीं कर रहा था, ओके सर, ठीक है ना? सर। सिर्फ ब्लैक लाइट आ रही थी। तो मुझे जिन लोगों के साथ मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट वीडियो कर लो अगर आता है तो। नहीं सर, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नहीं, मैंने किया था कि कम से कम जैसे 2-4 लोग जो है बातचीत करते रहते हैं ना, हाँ। तो जैसे तुम म्यूट नहीं हो, इस समय अनम्यूटेड हो, तो अनम्यूटेड हो, और जहाँ पर भी तुम्हें हाँ ना में, जैसे जितना आप लोग संवाद स्थापित करते हो, मुंडी वगैरह हिलती है, तो क्लास को समझाने में उतनी मदद मिलती है। कम से कम मुझे समझ में आता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात समझ में आई या नहीं आई। तो जितने चेहरे होते हैं उतने चेहरे मुझे क्लास को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मैं सिर्फ नोट्स बनाने पर विश्वास नहीं रखता हूँ, मेरी पूरी क्लास इंटरेक्शन के जरिए ही आगे बढ़ती है ना? तो एक अद्भुत एक्सपेरिमेंट है।
और खासा पसंद भी किया जाता है। आज लखनऊ में एक कोचिंग के लिए क्लास ले रहा था, ढेर सारे बच्चे थे। जब क्लास लेकर के मैं बाहर निकला तो मतलब ढेर अच्छे खासे बच्चे थे, करीबन 150 से ऊपर बच्चे थे। और उन लोगों ने बाहर जैसे मैं अपनी कार निकालना शुरू किया पार्किंग से, वो आकर के घेर लिए और बोले कि सर कुछ कहना है आपसे। मैंने देखा 150 बच्चे, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैंने कहा कि ये क्या करने वाले हैं, कहीं मैंने डांट वांट भी देता हूँ मैं बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा किसी को कुछ लगा तो नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि सर हम लोग आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। हमने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने आए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 3 साल से भी ज़्यादा समय से कोचिंग में थे। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली से भी टीचर आते रहते हैं, बाकी जगहों से भी आते हैं, लेकिन आप पहले ऐसे टीचर हैं जो ना सिर्फ हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, बल्कि आप हम लोगों से सवाल भी पूछते रहते हैं, अपनी तरफ से सवाल उठा करके भी जवाब आप देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों के सोचने के दायरे में बड़ा विस्तार हुआ है। और कुछ ही दिन की आपकी क्लास में 10 दिन, इससे ज़्यादा अभी आपकी क्लास हुई है, लेकिन काफ़ी हम लोगों ने जो है बढ़िया करने लगे हैं। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल हो रहा है। और जहाँ पर भी पूरे भारत में मैंने क्लासेस ली हैं एंड आई गॉट दिस रिस्पॉन्स। तो 1-2 बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि अच्छा सब तो इधर उधर की बात कर लेते हैं, पर ये देखिए कि सिलेबस कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूँ एंड आई ऑलवेज डू इट। या अनु, वेरी गुड इवनिंग। कांपती आवाज़। सर मेरा ये कहना है, सर वॉइस आ रही है? तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलो। 1 मिनट सर, यहाँ बहुत ही हो रहता है। अभी आ रही है सर? हाँ अभी बेहतर है। जी सर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि पॉलिटी के अलावा और आप क्या क्या कवर कराते हैं सर, क्योंकि हमारे लिए बहुत भाग्य की बात होगी कि इसके अलावा भी हमें और सारे सब्जेक्ट्स आपसे पढ़ने को मिले। क्योंकि ये जो आप अपना तारीफ अपने 150 स्टूडेंट्स के थ्रू हमें बताएं, ये हम लोग भी फील करते हैं सर। और हमें नहीं पता है कि आगे के टीचर्स हमारे से क्या इंटरेक्ट करेंगे और क्या नहीं। तो इससे बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपसे क्लियर हो जाए। मैं बगैर किसी और टीचर के बारे में, क्योंकि कोई भी टीचर इंटरेक्शन पसंद नहीं करते हैं, वो या तो क्लास के पहले या क्लास के बाद इंटरेक्ट करेंगे। क्लास के ड्यूरेशन में कोई इंटरेक्ट नहीं करता है। एम आई राइट? जी सर। तो सर जहाँ तक हमें पता है कि अब हमारे क्लासेस कंप्लीट होने वाले हैं सर, तो और हमें क्या मिलने वाले हैं आपसे क्लासेस सर? अभी तो गवर्नेंस दूंगा मैं। ओके सर, मतलब इसके बाद ही स्टार्ट होंगे ना? हाँ, गवर्नेंस मैं कंप्लीट कराऊंगा। गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आईआर भी मैं ही लेता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहले आईआर लिया था, तो हो सकता है कि आप लोग का कुछ दिन रुक करके आए। तो आई कैन से फॉर द आईआर कि यस, आईआर भी जो है मैं लेता हूँ। सोशल जस्टिस भी मैं लेता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एथिक्स जैसा सब्जेक्ट भी मुझी को पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो एथिक्स जैसा सब्जेक्ट मुझी को पढ़ाना चाहिए। मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हिस्ट्री भी मुझे पढ़ाने दिया जाए। वाह सर, मतलब सब ये मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हिस्ट्री भी मुझे पढ़ाने दिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को केवल नोट्स के तौर पर पढ़ाया जाना ये बहुत गलत तरीका है। सर ये हम लोग के थ्रू भी अगर वहाँ अपील जाए तो ये फायदेमंद होगा। तो हमें कॉल करके अपने अथॉरिटी को बोलना चाहिए क्या ये बात कि हमें आशीष सर से पढ़ना है? तो अब ये कहेगी ना कि आप अपनी तरफ से बुलवा रहे हैं, तो ये तो जो है एक तरह का निगेटिव इम्पैक्ट होगा। नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे विल सी। सर हमें जरूरत है इस बात की, वो जो भी सोचे, बट हम लोग तो अपना बात रख सकते हैं ना। मैं जो एक चीज कहूँगा कि ऑप्शनल में मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आए। सर ऑप्शनल में मैंने बात की थी अथॉरिटी से, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्वालिटी नहीं है इस साल। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मेरी जो है आपके जो सुप्रीम अथॉरिटी है मेरी उनसे बात होती है, ठीक है ना? तो यू डोंट नीड टू स्पीक विद एनीवन एल्स। तो आई एम इन डायरेक्ट चैट विद देम। तो यस, विद इन 1 वीक शायद वो लोग डिक्लेयर कर दें। नहीं भी होगा तो मैं मन से जुड़ा हुआ हूँ सबके साथ ऐसे ही, तो हम लोग ऐसे कहीं बाधित नहीं है। आप क्लासेस के बाद भी जब कभी भी, परवेश तो जो है लगभग इधर होता है कि मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तभी इनकी कॉल आती है, तो
अब तो खैर कार वगैरह में ये सुविधाएं आ गई है कि आप फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए इंफोटेनमेंट से, तो पूरी कार में आवाज़ गूंजनी शुरू हो जाती है। तो मैं रिस्पांस कर लेता हूँ, जब ज़्यादा भीड़ वगैरह में नहीं होता हूँ तभी रिस्पांस करता हूँ, क्योंकि परवेज़ की हिंदी भी समझने में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो ड्राइविंग छोड़ करके जो है परवेज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। बट मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मूड बनाइए और फिलॉसफी को जो है ऑप्शनल के तौर पर रखिए, एंड काफ़ी बेहतर मैं तैयार करके आपको दूंगा। और मैं भले ही सब्जेक्ट 1 या 2 ही पढ़ाऊँ, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद का जो इम्पैक्ट होगा वह ताउम्र आप पर बना रहेगा। जो आज लोग अधिकारी भी हो चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो 90% अधिकारी ऐसे हैं जो कि आज की तारीख में ईमानदारी से अपनी तरफ से इनिशिएट करके सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं। और बहुत सर अच्छा सोसाइटी करके भी हमारे सिलेबस में एक इंडियन सोसाइटी, चैप्टर है सर, सोसाइटी वो जो हिस्ट्री Indian पढ़ाई पेपर 1। या जी तो सर। मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि जो 90% स्टूडेंट्स मेरे आज मतलब जो स्टूडेंट्स मेरे अधिकारी बने उनमें से 90% वो चाहे आईएएस हों, चाहे पीसीएस हों या आईपीएस कुछ भी हों, वो अपनी तरफ से इनिशिएट करके समाज में कुछ बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से लगभग हर किसी ने रिश्वत को ना करके रखी है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा इम्पैक्ट है जो सोसाइटी को बेहतर तरीके से तैयार कर रहा है। एक बार मेरे टीचर कलाम सर ने मेरे को टीचिंग के लिए बोला था, तो उन्होंने, मैं टीचिंग नहीं करना चाहता, मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था, मैं तो नेता बनना चाह रहा था। तो डिनर पर जो है कलाम सर जो है खाने की थाली जो है अपना सब लोग खाना निकाले, तो कलाम सर भी लाइन में लग करके खाना निकाल रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, हम लोग के साथ। तो हम लोग को कोचिंग की तरफ से खाना चाय वगैरह सब मिलता था, और वो 7 स्टार होटल में क्लासेस चलती थी जब कलाम सर आते थे, तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह के रीजन से। तो कलाम सर जो है जब वहाँ पर थाली लिए तो वो ऐसे ला करके थाली मेरे हाथ में बढ़ा दिए, एंड मैं तो फ्रीज हो गया, पूरी तरह से जम गया कि अब मैं क्या करूँ। तो मैंने लिया, तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन हो रहा था, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश बोलते थे लेकिन बड़ी महान बातें बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहना है आपसे। मैंने कहा कि भैया आपको तो सुनने के लिए तो जन्म जिंदगी कम पड़ जाए, सुनाइए क्या सुनाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहता था वो पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाया, जो चेंजेस सोसाइटी में चाहिए थे। पर मुझे लगता है कि मुझसे वो बोले कि आप में वो क्षमता है कि जो आप इस टॉर्च को आगे लेकर के जा सकते हैं। मुझ जैसे कई सारे लोगों को उन्होंने ये कहा था, अलग अलग लोगों को, इंडिविजुअल तौर पर जो बोला है। तो मैंने कहा कि बताएं सर। उन्होंने कहा कि यू हैव अ गुड टीचिंग क्वालिटी, स्किल, टीचिंग स्किल। मैं ऐसा कैसे हो गया? तो मैं तो पूरी तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला नेता था, आकड़ तरीके से बोलता था। तो आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज कि क्या सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि आप जो है टीचिंग के जरिए वो चेंजेस ला सकते हैं कि जो सोसाइटी को नीड है। और एक्चुअल हुआ भी। मैं शुरू में मैं पॉलिटिक्स में था, टीचिंग में नहीं था। लेकिन जिस दिन कलाम सर की जो है डेथ की न्यूज़ आई थी, उस दिन अंदर से लगा कि शायद मैं अपने व्यक्तित्व के साथ इंसाफ नहीं कर रहा हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड, दैट डे आई डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ फुल टाइम टीचर। और तब से टीचिंग में मैं उतरा हूँ। तो एक पैशन के साथ मैं चलता हूँ, या आप समझिए कि मुझ में वो कलाम सर की आत्मा ही है जो उस इंटरेक्शन को लेने देती है। जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, अगर आप कभी कलाम सर को देखिएगा, हूबहू यही है। वो भी ऐसे ही बातचीत के दौरान इंटरेक्शन के जरिए ही पढ़ाते थे क्लास को। तो आई ऑलवेज फील कि आप 1 या 2 क्लास मेरे साथ करते हैं तो मैं आपके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए बदल देता हूँ। और जैसे होता है ना कि हर स्टूडेंट के कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, हर टीचर के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स भी होते हैं।
तो जिन लोगों की जो है फेवरेट लिस्ट में मैं रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ वो कभी भ्रष्ट और बेईमान नहीं हुए हैं। वो बहुत अच्छे लोग निकले। तो जुड़िए, और फिलॉसफी आप लोग ऑप्शनल के तौर पर लीजिए, मैटर नहीं करता। माफ कर दिया, मेरी तरफ से भी माफ दिया इसको। छोटे से बच्चे पे बताओ इतना अत्याचार हो रहा है। बाबू चुप रहे, माफ करना ही पड़ेगा वो। इतना प्यार से माफी मांग रहे हैं। हाँ नहीं, और चालू होता फिर करेंगे वही जो उनको करना है। तो आगे कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। तो ये राज्यों की सहमति से हम लोग बात ये कर रहे थे कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनके हिसाब से कानून बने, तो कानून तो बन जाता है, संसद कानून बना देती है, लेकिन लागू उन्हीं पर होगा जिन्होंने की ये रिक्वेस्ट की है। लेकिन अगर कोई और राज्य चाहे कि 2 राज्यों के लिए बन गया और कोई तीसरा राज्य चाहता है कि हम भी इस कानून को अडॉप्ट कर लें, तो वो भी अपने विधानमंडल द्वारा कानून बना करके, प्रस्ताव पारित करके उस कानून को अडॉप्ट कर सकती है। और यहां पर यह भी है कि अगर एक बार, मैं एक पॉइंट इसमें और जोड़ देता हूं कि यदि एक बार किसी राज्य, कोई राज्य ऐसे कानून के दायरे में आ जाए, तो फिर उस कानून में परिवर्तन केवल संसद ही कर सकती है। वे राज्य नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो एक बार अगर आपने अपना हाथ कटवा दिया तो आपका कल्याण हो गया, फिर दोबारा जो है आप उस दायरे में नहीं आ सकते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। एक तीसरा भी है, चौथा भी है, इसको यहां पर हमें ले लेना चाहिए, द 4th पॉइंट, और वो है अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन के लिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो कानून बने हैं, अगर उनके प्रवर्तन के लिए भी जो है, तो संसद जो है राज्य सूची, अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन इन सारे पॉइंट्स में? कि राज्य सूची के विषय पर संसद कब कब कानून बना सकती है। अब आइए, अगला जो हमको पढ़ना है वह है प्रशासनिक संबंध। ये काफी टफ है और मैं क्लास के तुरंत बाद इसकी स्लाइड्स में आपको भेजूंगा, ठीक है ना? अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे तुरंत याद दिलाइएगा। क्लास खत्म करते करते भी मुझे एक बार टोक दीजिएगा कि सर आपको जो है स्लाइड्स तुरंत भेजनी, क्योंकि रह जाता तो फिर रह ही जाता है। ठीक है, कल किसी बड़े एक कार्यक्रम में शामिल होना है मुझको, मैं ही उसको इनिशिएट कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि कल पूरा दिन उसी में रह जाएगा। तो केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। इसको हम लोग कह दें भाग 11 में अध्याय, भाग 11 के अध्याय 10 था 2 में। हाँ जी, 11 ही से 11 में ही है। अभी तो Yes, चर्चा yes. किया, तुम्हें 12 तुम बोलना चाह रहे थे।
नहीं 10 निकल गया था सर। कोई नहीं, होता है। केंद्र और राज्य संबंधों में जो प्रशासनिक है, यानी कि पहले तो कानून बनाने का, अब कानून लागू करवाने की बात है। तो संबंधों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संघीय नियंत्रण वाले उपबंध और दूसरा राज्यों में परस्पर समन्वय स्थापित, यानी कि कब संघ जो है वह राज्यों को कैसे जो है संबंध बनाएगा, और दूसरा जो पॉइंट है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसे संबंध बनेगा। ठीक है ना। अब आइए इसमें सबसे पहले हम लोग संघीय नियंत्रण वाला विषय लेते हैं। अब कहते हैं कि यदि राज्य सरकारों को विधायिका की ही तरह कार्यपालिका में भी काफी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, लेकिन यानी कि परिसंघीय ढांचा है, लेकिन इस परिसंघीय ढांचे का झुकाव किस ओर है, तो इसका झुकाव जो है वह केंद्र की मजबूती की तरफ है। और जब कभी भी केंद्र मजबूत होता हुआ दिखाई देता है तो वह एकात्मकता की ओर बढ़ता है, यानी कि केंद्र सरकार उन्हें कुछ स्थितियों में नियंत्रित और निर्देशित कर सकती है। राज्यों को निर्देश देना, अनुच्छेद 256 के अनुसार संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के पालन के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। यानी कि केंद्र सरकार ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसका पालन सही ढंग से हो, इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाएगा और राज्य सरकार को उसका पालन करना होगा। अनुच्छेद 257 के अनुसार राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। यानी कि ममता दीदी अपनी पुलिस का इस्तेमाल इस तरह से ना करें कि केंद्र सरकार की सीबीआई ही गिरफ्तार हो जाए, और आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के लिए या उनको सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट अनुच्छेद 339 है, जिसके अनुसार अनुसूचित जनजाति और जाति के कल्याण के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देती है। अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में नहीं, इसमें है मातृभाषा कैसे आएगा भाई? तो हलन री वाला जैसा त्री नहीं आ रहा है। तो हलन तो रीसी वाला री लगा दीजिए सर, आ जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, इसके लिए we can do one thing. सर भेज रहा हूँ मैं आपको। भेजो। क्या आ गया सर? कहाँ भेजा तुमने? अच्छा, इस पर भेजा होगा। मैसेज पे भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप किया है, मैसेज कर दो ना। हाँ, मैसेज नहीं हो रहा है इसमें, और कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट सर।
लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि अभी करेक्ट कर लिया तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो बाद में रह जाएगा। चलो जैसे भी होगा इसका देखा जाएगा, क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा है। सर ये रहा, मैं भेज रहा हूँ, ये आ गया सर, यस, मैसेज किया आपको यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, गॉट इट, थैंक यू। कैसे लिख लिया तुमने? सर गूगल पे। ये क्या हो गया? ये तो अभी भी नहीं लिया, ये कुछ और ले ले रहा है। ये यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा मैसेज। अच्छा सर, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल। लोग समझ जा रहे हैं सर, छोड़ दीजिए। बेटा अभी तो समझ जाओगे, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये सेकंड वाला कर लीजिए सर। नहीं, यहाँ से पे- नहीं आएगा। चलो मैं इसको बाद में सही करता हूँ, है ना। तो बात से- मातृभाषा में जो है शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है, और अनुच्छेद 351 के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में विवाद का विषय है। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है। अब आपातकालीन अवधि में संबंध कैसा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन स्थिति में सामान्य तौर पर कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं राज्य की, वह केंद्र के अधीन होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई कि कब केंद्र जो है किस तरह से नियंत्रण करेगा राज्य पर। और दूसरा है परस्पर समन्वयकारी उपबंध। परस्पर समन्वयकारी उपबंध, इसमें अनुच्छेद 261 का जो है जिक्र कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना दूं और ये थोड़ा सा जो है बोल्ड कर दूं। परस्पर समन्वयकारी उपबंध, अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को समस्त भारतीय क्षेत्र में मान्यता प्रदान की जाएगी। यानी कि संघ और प्रत्येक राज्य की जो सार्वजनिक क्रिया है, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां, वो पूरे भारत में जो है मान्य होंगी। इसको पूरी विश्वास एवं पूरी मान्यता का खंड कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर किसी राज्य की कोई सार्वजनिक क्रिया है तो वो पूरे भारत के लिए मान्य होगी। ऐसा नहीं कि राज्य का केवल वह दायरा वहीं तक सिमटा रहेगा। आप किसी और हिस्से में जाते हैं और वहाँ पर भी जो है आप वास्तविक रूप से उससे जो है सार्वजनिक क्रिया से जुड़े किसी राज्य का होने के बावजूद भी, तो पूरे भारत के लिए मान्य होगा। तो इस तरह से इसे पूरा विश्वास और पूरी मान्यता का खंड कहा गया है। और जब न्यायालय की कार्यवाही होती है तो वह भी पूरे भारत में मान्य होती है। जब संबंधी विवादों का निर्णय अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों, ये जब नहीं, ये जल है, जल संबंधी विवादों का निर्णय अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा विभिन्न राज्यों के मध्य नदियों, घाटियों या जलाशयों आदि के प्रयोग आदि पर जो है कानून बना सकती है या उन पर जो है निर्णय ले सकती है। ठीक है ना। और अगर संसद चाहे तो ऐसे किसी विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को भी निश्चित
कर सकती है। तो 262 की ये जो भाषा है ये बड़ी मज़ेदार भाषा है। ये भाषा इतनी मज़ेदार मैं क्यों मान रहा हूँ, इसके पीछे एक बड़ा वजह ये है कि संसद ने 262 के तहत जब नदी जल विवाद प्राधिकरण बनाए तो ये भी कहा अनुच्छेद 262 में कि नदी जल विवाद प्राधिकरण अगर कोई निर्णय देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिएगा, चूंकि नोट्स में नहीं है, पर इस बात को याद रखिएगा कि अगर नदी जल विवाद प्राधिकरण कोई निर्णय देगा तो वह निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और उसे किसी संसद आदि में कहीं पर भी किसी सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि आप इसको कहीं और पर चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अब संसद करके बैठ गई और संसद ने सोचा कि वाह जी वाह, हमने तो कर दिया। कावेरी नदी जल विवाद प्राधिकरण ने इसी कानून के तहत एक जो है निर्णय दिया कि कर्नाटक और तमिलनाडु में मूल रूप से जल का बंटवारा कैसे होना चाहिए, यह बात इन्होंने कही। और जब इन्होंने कावेरी जल विवाद बंटवारे को जो है बोला तो इस पर जो है तमिलनाडु एग्री नहीं हुआ। तमिलनाडु इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने कहा, तब जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो जवाब दाखिल किया उसमें केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 262 के अनुसार हमने ये तय कर रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा और आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने बोला। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि बात सही है, 262 के तहत आपको ताकत है, लेकिन अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा तो हम करेंगे ही करेंगे चाहे जो हो। और अंततः कावेरी जल प्राधिकरण के मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय ने सुना। 262 की भाषा देखिए क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सुना और कावेरी जल प्राधिकरण ने जो फैसला दिया था उस फैसले में संशोधन कर दिया। यानी कि आप सर्वोच्च न्यायालय से चाहे जो कहते रहिए, सर्वोच्च न्यायालय वह कहेगी जो उसका मन करेगा। ठीक है ना। अब आइए वित्तीय संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है? मजा आ रहा है इस चैप्टर में? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें सबसे पहला है कि कराधान की शक्तियों का विभाजन हम कैसे करेंगे। अनुच्छेद 265 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि टैक्स लगाना या टैक्स वसूलना या उसके रेट में चेंज करना अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के अधिकार के साथ ही, यानी कि एक प्रक्रिया के तहत, यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल कानून बना करके ही ऐसा कर सकते हैं, कार्यपालिका के आदेश से नहीं कर सकते हैं। ये वाली लाइन समझ में आई? लेकिन यहीं पर खेल भी है साहब। और खेल क्या है कि अनुच्छेद 265 का यह उपबंध केवल करों के संदर्भ में है, शुल्क के संबंध में नहीं। यानी कि टैक्स ही इस पर बात करेंगे, फीस को लेकर के इस पर बात नहीं होगी। ठीक है ना। ये क्लियर है?
क्या ये लाइन क्लियर है सबको? कर और शुल्क वाला कोई आप में से कर और शुल्क का अंतर बता सकता है? कर तो इनकम पे लगता है सर, लेकिन शुल्क यूज पे लगता है, जितना यूज कर रहे हैं उस सेवा आधार पर। इसकी चर्चा हम लोगों ने और कहाँ कर रखी है? कल भी किए थे सर शायद ये इसमें किस अनुच्छेद में राज सूची वाले विषय पे। इसकी चर्चा कहीं और है। कहाँ है? कोई भी बता, कोई भी जवाब दे। अनुच्छेद 27 के संदर्भ में कि जब धार्मिक संस्थाओं पर कर नहीं लगता है तो वहीं पर यह कहा गया है कि जब आप धार्मिक संस्थाओं पर कर आरोपण नहीं करते हैं तो उसी समय स्पष्ट किया गया है कि कर आरोपण के संदर्भ में मनाही है, लेकिन शुल्क के संदर्भ में मनाही नहीं है। अब चलिए जरा देखिए कि संघीय कर कहाँ कहाँ पर है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आय कर के संदर्भ में संघीय कर है, और साथ में सीमा शुल्क जो कृषि को छोड़ करके वो आयकर, सीमा शुल्क निर्यात शुल्क को छोड़ करके, तंबाकू अन्य जो नशीली पदार्थ हैं उन पर उत्पाद शुल्क, लेकिन अफीम और गांजा छोड़ करके, निगम कर, संपदा कर, स्टाम्प शुल्क आदि। साथ में ही राज्य को कहाँ पर महत्वपूर्ण है? भू राजस्व या लगान के संदर्भ में अफीम गांजा जो वहाँ छूट गया था यहाँ पर ले लिया जाएगा। पथ कर, मार्ग कर आदि पर जो है कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को बाकी अनुसूची 7 में डिटेल में दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण है जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब आइए वित्तीय संबंध। ये तो बात हो ही गई है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं। राजस्व शक्तियों का आवंटन, इस पॉइंट का मतलब क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, करंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई जगहों पर इसका महत्व जो है वह बदस्तूर बना रहता है। तो इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि इसका क्या जो है एक्चुअल मीनिंग है। संविधान जो है वह केंद्र और राज्य संबंधों पर जहां पर विशिष्ट तौर पर जो है अलग भाग रख करके जिक्र करता है, वहीं पर संविधान के भाग 12 में वह राजस्व के वितरण को भी स्पष्ट करता है और केंद्र और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत देता है कि आप लोग कमाइए। लेकिन जब ये उनकी कमाई के स्रोत देता है तो उसी समय एक बात बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र की इनकम राज्यों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है और आर्थिक तौर पर राज्यों को संविधान ने जानबूझ करके केंद्र के ऊपर डिपेंडेंट बनाया है। केंद्र और राज्य को आवंटित जो शक्तियां हैं उनको जो है हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। संसद के पास संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कर लगाने की शक्ति है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में जो विषय वर्णित हैं उन पर कर लगाने की शक्ति है। इसी तरह से संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों के पास समवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है और संसद के पास अवशिष्ट विषय जो हैं, ये पूरी तरह से कॉमन बात है कि जो विषय जिसके अधीन है उस पर कर लगाने की शक्ति भी उसके पास है। अनुच्छेद 268 यह बताता है कि कर
संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हें एकत्रित और विनियोजित राज्य द्वारा किया जाता है। तो कई कर ऐसे हैं जिन्हें कि संघ लगाता है, लेकिन उन्हें एकत्र कौन करता है? उन्हें राज्य करता है। जरा अनुच्छेद 268 निकालिए आप लोग। पहले तो ये देखिएगा कि इसमें कुछ निधियां हैं, फिर 268 में स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले, यानी कि संघ द्वारा आरोपित किए जाने वाले, किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले। ठीक है ना? शुल्क कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर ये शुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कर के बारे में नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया है? दो 268 कुछ शुल्क ऐसे हैं, लेकिन उन्हें एकत्र किया जाता है। यह कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि स्टाम्प शुल्क, औषधि और प्रसाधन निर्माताओं पर उत्पाद शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित है, भारत सरकार द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं, लेकिन उस दशा में ऐसे शुल्क के भीतर उद्ग्रहणीय भारत सरकार द्वारा, और अन्य दशाओं में जिन जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं उन राज्यों द्वारा। यानी कि जहां पर राज्य सरकार है वहां पर राज्य सरकारें उनको जो है वसूलेंगे, और जहां पर राज्य सरकार नहीं है वहां पर केंद्र सरकार संग्रहित किए जाएंगे। किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष में आगम भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, यानी कि वो भारत के जो है खजाने में जाएंगे नहीं, बल्कि राज्य सरकार ही उनको अपने पास लेंगे और खर्च कर देंगे। 268 समझ में आया? किसी को समझने में दिक्कत हुई 268 को? नन? क्लियर है? चलो, सेवा कर जिसे संघ द्वारा उद्ग्रहित किया जाए, आगे बोलते हैं 268 क। यहां पर भी मैं अनुच्छेद संख्या डाल ही दूं। हटा दिया गया है सर, उसको अब रहने दीजिए। है 2016 में इसको हटा 2016 में 16/9/2016 में उसको हटा दिया गया है। 2000 में हटा दिया गया, 2016 में हटा दिया गया, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ये GST अच्छा, ये जो है जीएसटी के साथ खत्म हो गया। जी सर। मुझे नया वाला ले लेना चाहिए था। अब 269 में आइए। में क्या बोलते हैं कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। यहां पर इन्होंने शुल्क के बारे में बात की थी, लेकिन यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कर के बारे में 269 में। ठीक है, तो दोनों का अंतर रखिएगा कि संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किए गए, यानी इकट्ठा किए गए, लेकिन राज्यों को सौंप दिए गए। माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के पारेषण पर कर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ढोए जाने को पारेषण कहते हैं, भारत सरकार द्वारा किए जाएंगे, लेकिन उनको राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे शुद्ध आगम वहां तक के सिवाय जहां तक वे संघ राज्य क्षेत्रों के आगम माने जाते हैं भारत के संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वहां पर उद्गृहित किए गए हैं। यानी कि ऐसे भी जो टैक्स होंगे वह टैक्स भारत की संचित निधि में नहीं जाएंगे जब तक कि वह यूनियन टेरिटरी वाले टैक्स ना हो। ठीक बात है ये?
ये पॉइंट क्लियर है सबको कि जो सरकार खुद खर्च नहीं कर रही है उसे वह अपनी संचित निधि का हिस्सा भी नहीं मान रही है। जिन्हें सरकार खुद खर्च नहीं कर रही है उन्हें अपना हिस्सा भी नहीं मान रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे पॉइंट में आकर के कह रहे हैं कि संसद यह अवधारित करने के लिए कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है विधि द्वारा सिद्धांत बना सकती है। यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास बना रहेगा। 270 में अगर आइए तो 270 को भी पूरा पढ़िएगा कि 270 में क्या लिखा है। ठीक है, 270 कहते हैं कि उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच में वितरण। कहते हैं कि क्रमशः 268, 268 का और 269 में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, यानी कि जिनकी चर्चा अब तक आप कर चुके हैं, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क, अनुच्छेद 271 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहित कोई उपकर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे तथा खंड 2 में उपबंध रीति से संघ और राज्यों के बीच में वितरित किए जाएंगे। यानी कि ये संघ और राज्य के बीच में बांटा जाएगा, लेकिन यह भारत की संचित निधि का हिस्सा जो भारत सरकार के हिस्से में आएगा केवल वही रहेगा। जो भारत सरकार के हिस्से में नहीं आएगा वो भारत सरकार का नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है। और 271 में कहते हैं कि कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने की बात अनुच्छेद 271 के तौर पर किया जाता है। जैसे पेट्रोल वगैरह में टैक्स के ऊपर टैक्स लगा है। संघ के प्रयोजनों के लिए अगर बात कहें तो ये कह रहे हैं कि कुछ खास शुल्क, 275 में आ जाते हैं। हालांकि आप लोगों को 272 देखेंगे तो 272 जो है वह 80वें संविधान संशोधन के लिए खत्म कर दिए गए हैं। 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क पर अनुदान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित प्रभाव डालने वाले विधेयकों को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा करना है। ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसमें राज्य का हित हो और वह प्रभावित हो रहा हो, उस पर मतलब कि केंद्र सरकार अगर कोई ऐसा कानून लाती है जिससे कि राज्य सरकार का हित प्रभावित हो रहा हो, तो संसद में उसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ले लेना आवश्यक है। ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कब कब आवश्यक है, इसमें अनुच्छेद 274 भी शामिल करेंगे। 275 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्य द्वारा संघ राज्यों को संघ द्वारा अनुदान दिए जाने की बात है। संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है। संसद सहायता की जरूरत निर्धारित संसद
अनुदान सहायता की जरूरत को जो है निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, ये तय कर सकते हैं कि इसको किस तरह से लिया जाना है। ठीक है, और विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग राशि तय कर सकते हैं। अनुच्छेद 282 के तहत संघ या किसी राज्य की किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, किसी राज्य के किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान सहायता कर सकते हैं, बावजूद इसके भी जिस संदर्भ में जिस राज्य के साथ, ठीक है ना, जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया है वो उसका उद्देश्य है ही नहीं। तो यानी कि संघ या जो है राज्य जो है किसी ऐसे उद्देश्य के लिए भी अनुदान पा सकते हैं जो उस मूल रूप से उस अनुदान का उद्देश्य नहीं थे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तहत और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को नए सिरे से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, यही बात 360 में भी हम लोगों ने बोला। केंद्र और राज्य संबंधों में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अलग से पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होगी। जितना संभव हो राज्यों के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, राज्यों के लिए वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण किया जाए और इस तरह के हस्तांतरण की व्यवस्था जिससे कि राज्य अपना दे। तो यानी कि अब राज्यों को ज्यादा ताकत दी जाए। एक बार फिर से राहुल गांधी का वही स्टेटमेंट, और क्यों सिद्धांत वर्मा ठीक ढंग से पढ़े लिखे हुए आईएएस अधिकारी नहीं है, और क्यों सिद्धांत वर्मा को तुरंत जो है हटा देना चाहिए, क्योंकि जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग है, सुधार आयोग, सेकेंड एआरसी, उसने अपनी रिकमेंडेशन में ये कहा था कि 5 साल और 20 साल के बाद सभी अधिकारियों को जो है ये जांच की जानी चाहिए कि क्या वह अपने पद पर बने रहने के लायक हैं कि नहीं है। तो जो सिद्धांत वर्मा का स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से असफल हो जाता है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर एक बात को लेकर के बहुत सही हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि राज्यों को ज़्यादा ताकत दी जानी चाहिए, और जितने चाहे पहला प्रशासनिक सुधार आयोग हो या द्वितीय सुधार आयोग, दोनों ने यही रिकमेंडेशन किया है। जब हम लोग गवर्नेंस पढ़ेंगे तब सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट और अधिक पढ़ेंगे। ये प्रशासनिक सुधार आयोग एआरसी है। तो यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसको मैं लगे हाथ ही जो है भेज भी देता हूं, आप लोग के सामने ही पहले भेज दूं। ठीक है, तब तक किसी और का कोई प्रश्न हो? नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। ठीक है दोस्तों, अब मंडे को मुलाकात होगी और मंडे को हम लोग न्यायपालिका पढ़ेंगे।